महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत नजदीक से आपने देखा है, समझा है। जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, मुद्दों के आधार पर महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ आपको दिखाई देता है आज की तारीख में? राजीव जी, मुद्दों के आधार पर जो कुछ चर्चाएं हुई है, एक तो यह है मुद्दा कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में अधिकारियों के और कर्मचारियों के तबादले चुनाव के पहले कर दिए गए। चुनाव आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है। ये प्रशासकीय तैयारी बीजेपी जिस सरकार में हिस्सेदार है उसने की कि उसके संगठन को, उसके मोर्चे को इसका फायदा मिले। दूसरा बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या को लेकर है और किसानों को मिलने वाले दाम को लेकर है। किसानों को जो कपास का दाम है, गन्ने का दाम है, वो एक बड़ा मुद्दा है। किसानों की आत्महत्या बड़ा मुद्दा है। ये वे मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र की आबादी से जुड़े हैं, महाराष्ट्र के लोगों से जुड़े हैं। और एक बड़ा मुद्दा जो महाराष्ट्र और गुजरात का 1960 से चला आ रहा है, जब मुंबई स्टेट हुआ करता, बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, तब से चला आ रहा है कि मुंबई पर गुजराती समाज के लोग, गुजराती भाषी अपना कब्जा किए रहना चाहते थे। और मुंबई के जो 3-4 बड़े उद्योग हैं, उन्हें गुजरात तबादला किया गया पिछले कुछ वर्षों में। और ये मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के लिए बहुत चिंता की बात है कि वहां का रोजगार जाता है। पहला धंधा है कपड़ा मिलें। मुंबई की कई कपड़ा मिलें गुजरात ट्रांसफर हो गई। बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में उससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार प्रभावित हुआ कपड़ा उद्योग से। दूसरा बड़ा उद्योग शिफ्ट हुआ है रसायन, केमिकल इंडस्ट्री, जो महाराष्ट्र में थी, पाताल गंगा इलाके में, मुंबई में, ठाणे में, बेलापुर में, उनके तबादले किए गए गुजरात में। ये माहौल बनाया गया कि गुजरात का माहौल अच्छा है, आप वहां जाइए, आपको सस्ती जमीन मिलेगी वगैरह वगैरह। तो बहुत से धंधे रसायन के, केमिकल इंडस्ट्री वहां शिफ्ट हो गई। तीसरा बड़ा उद्योग जो शिफ्ट हुआ है गुजरात, वो है डायमंड मार्केट। सूरत में बड़ा डायमंड बोर्स बना दिया गया है, जो अभी तक के हिसाब से कामयाब नहीं रहा। वहां दफ्तर जाने को तैयार नहीं जो मुंबई में है, क्योंकि तर्क ये दिया गया था कि मुंबई में पॉलिशिंग होती है, कटिंग होती है, सफाई होती है डायमंड की, लेकिन गुजरात में सारे काम होते हैं, लेकिन बिकते मुंबई में है। तो वो मार्केट गुजरात, सूरत ले जाया जाए। और देश का सबसे बड़ा मार्केट, डायमंड मार्केट बनाया गया सूरत में। सूरत एयरपोर्ट का विकास किया गया, पता नहीं कितने 5 स्टार खोले गए, लेकिन डायमंड मार्केट वहां शिफ्ट नहीं हुआ। अभी भी सरकार की कोशिश है कि डायमंड मार्केट पूरी तरह से सूरत में शिफ्ट हो जाए। चौथा, फिल्म उद्योग को भी बहुत हद तक गुजरात ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि गुजराती भाषा के फिल्म उद्योग को वो संरक्षण प्राप्त नहीं है जो मुंबई में है, और जो सुविधाएं मुंबई में फिल्म वालों को लगती है वो सुविधाएं मुंबई में है। ऐसे एक एक करके धीरे धीरे मुंबई की पूरी अर्थव्यवस्था को गुजरात शिफ्ट करने की कोशिश लगातार कुछ साल से हो रही है। इसका असर यह है कि लाखों लोग बेरोजगार हो गए और उनमें सरकार के प्रति नाराजगी है। और चूंकि ये डबल इंजन की सरकार या 1.5 इंजन की सरकार अभी तो कह सकते हैं, वो 1.5 इंजन की सरकार पूरी कोशिश कर रही थी कि गुजरात का नुकसान हो, और न तो शिंदे सरकार उस तबादले को रोक पा रही, उस इंडस्ट्री के ट्रांसफर को रोक पा रही है, न इसके पहले की सरकार रोक पाई। तो ये 1.5 इंजन जो लगा हुआ है, आधा इंजन महाराष्ट्र का और गुजरात का 1 इंजन, उसने पूरे महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। अब ऐसे में मीडिया को मैनेज करना, कर्मचारियों को मैनेज करना, धन पशुओं को मैनेज करना, धनपतियों को मैनेज करना, ये सब बीजेपी के हाथ में। आप देखिए, अडानी समूह को लगातार मुंबई में जगह दी जा रही है। हर महीने एक एक डील हो रही है, उन्हें नए नए जमीन के पट्टे दिए जा रहे हैं। हाल ही में देवनार में उन्हें 200 एकड़ से ज्यादा का एक पट्टा दिया गया, जमीन का पट्टा दिया गया। ये जमीन पर डंपिंग ग्राउंड है और देवनार में, और कहा गया कि इससे वहां पर मकान बनेंगे और धारावी बस्ती के लोगों को वहां शिफ्ट किया जाएगा। तो गुजरात का चुनाव जो लोग लड़ने वाले हैं, महाराष्ट्र का चुनाव जो लोग लड़ने वाले हैं, उसमें गुजरात के व्यापारी भी हैं, मुंबई के व्यापारी भी हैं, उसमें अडानी और अंबानी भी हैं, उसमें नौकरशाह भी हैं,
और उसमें मीडिया भी, ये सब मिलकर महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने वाले हैं। इसमें ईडी का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, चुनाव आयोग का नाम अभी नहीं ले रहा हूं, सीबीआई का नाम नहीं ले रहा हूं, इनकम टैक्स का नाम नहीं ले रहा हूं, इन्हें भी आप शामिल कर लीजिए। तो ये जो महाराष्ट्र का चुनाव है, इसमें लेवल जो है वो बराबर नहीं है। लेकिन डर ये है कि जिस तरह माहौल बन रहा है बीजेपी के खिलाफ और जिस तरह शरद पवार और कांग्रेस सामंजस्य से काम कर रही है, वो बेचैन करने वाली बात है। शरद पवार खुद भी बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, वो जानते हैं कि क्या होगा। और अजित पवार और बड़ी संख्या में लोग बीजेपी से भी टूट टूट कर कांग्रेस में आ रहे हैं और शिंदे जी की शिवसेना से उद्धव ठाकरे की शिवसेना में आ रहे हैं। मतलब एक परिदृश्य बदलता हुआ लग रहा है। अब चुनाव को कितनी निपुणता से लड़ता है ये संगठन, ये मोर्चा, इस पर निर्भर है बहुत कुछ। और चुनाव के पहले कितने मुद्दों को डाइवर्ट कर पाती है सरकार। अभी तो मोदी जी के, अमित शाह के लगातार दौरे, चुनावी घोषणाएं, 50,000 करोड़ से ज्यादा की घोषणाएं प्रधानमंत्री पिछले दिनों कर चुके हैं महाराष्ट्र में कि हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, हमने पूरे मुंबई का कायाकल्प कर दिया वगैरह वगैरह। क्योंकि इसमें दो तरफा फायदा है। एक तो देश भर में प्रचार में सुविधा मिलती है, दूसरी बात यह कि ठेकेदारों को ओबलाइज करने का मौका मिलता है। उसके अर्थ आप जानती हैं कि मेरे कहने का आशय क्या है। तो एक तीर से कई निशाने। और ये जितना जरूरी बीजेपी को लगता है कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार होनी चाहिए, हमारे मोर्चे की सरकार होनी चाहिए, उससे ज्यादा उद्योगपतियों को लगता है कि महाराष्ट्र में उनके मोर्चे की सरकार होनी चाहिए। क्योंकि इतने दिनों से जो मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके चुनाव को टाला जाता रहा है। वहां के चुनाव में बीजेपी को लगता है कि कैसे हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे, ये सारे मुद्दे हैं। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का चुनाव, महाराष्ट्र में तो हर बार चुनाव बड़ा बदलाव वाला होता है, दल बदल अपने शीर्ष पर होता है, बड़ा देखने वाला होता है। कौन पार्टी किसके साथ हाथ मिलाएगी, कौन नेता किस पार्टी में जाएगा, ये सब चीजें महाराष्ट्र में बहुत देखी जाने वाली हैं। तो अभी जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे ये सरगर्मियां बढ़ेंगी। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे जैसे ये चुनाव का वक्त आएगा, वोटिंग का वक्त आएगा, वैसे वैसे सरगर्मियां महाराष्ट्र की बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी बात कि वहां 6 पार्टी हैं और आज की दलीय स्थिति स्क्रीन पे अभी आप देख रहे थे, जरा फिर से ले आइए दलीय स्थिति को। अभी वहां विधानसभा की स्थिति क्या है, और ये तब जबकि शिवसेना 2 पार्ट में है, एनसीपी 2 पार्ट में है। देखिए बीजेपी के पास 2019 में जीतने के बाद 105 सीटें थी, अब 103 सीटें हैं। शिवसेना शिंदे गुट के पास 40 हैं और शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट के पास उद्धव बाला साहब ठाकरे, ये दोनों, इनके पास 15 हैं। एनसीपी अजित पवार जिनके पास ओरिजिनल एनसीपी है 43 सीटें हैं, 43, और एनसीपी शरद पवार गुट के पास 10 सीटें हैं। और कांग्रेस के पास 43, 43 और अन्य के पास में 34 सीटें हैं। 288 सीटों की विधानसभा, इसमें से आज की दलीय